एक उसमें है पौवा पर पर्सन। पौवा पर पर्सन? हाँ, पीपीपी, सॉरी पीपीआई नहीं है, पीपीपी है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी है एक, और एक पौवा पर पर्सन। ये इंटरनेट पे पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने 15-20 साल का पेपर एक बार कर लिया, इस तरीके से पीवाईक्यू एनालिसिस 3 बार 4 बार 5 बार कर लिया, तो आप अगली बार पेपर देने जाएंगे तो बाकी के जो मेन स्ट्रीम के जो किताबें आती हैं जिनसे पढ़ा जाता है वो मैंने यूज़ नहीं किया है उन सब चीज़ों को। अब मैंने किया क्या, बेसिकली मैंने पीवाईक्यूज़ का बहुत अच्छे से एनालिसिस किया। तो प्रीलिम्स में पहले आप पीवाईक्यू देखना चालू कर दो और भरोसा रखो कि एग्जामिनर जो है वो उन्हीं में से कहीं ना कहीं सवाल पूछेंगे। वो शो आता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, अपने जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसी पे आधारित है वो पूरा का पूरा। तो मैंने उस पूरे शो को देख डाला। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी हैं जिनका यूपी पीएससी 2024 में ACCT पर 61 रैंक आई है। मिश्रा जी, आपको पहले तो बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद भैया। आपका मीडियम कौन सा है? इंग्लिश मीडियम था मेरा। अंग्रेजी माध्यम है। एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या रहा है आपका? मैंने बीटेक किया है NIT नागपुर से। उसके बाद फिर मैंने 2-2.5 साल तक जॉब की है L&T डिफेंस एंड एरोस्पेस में, तमिलनाडु और मुंबई 2 जगह पे। फिर मैंने 2022 के जून से मैंने अपनी जो नौकरी छोड़ करके फिर इसकी तैयारी चालू की। और बीच में एक बार मैंने यूपी PCS पॉलिटेक्निक लेक्चर का इंटरव्यू भी दिया था। और मेरी मेन जो तैयारी थी, प्रमुख जो तैयारी थी, वो UPSC की थी। PCS मुझे 2024 में ऐसा महसूस हुआ, 23 में एक बार दे दिया था, लेकिन UPSC में एक बार मेंस में कुछ नंबर कुछ बहुत ही कम मार्जिन से रह गया था। फिर अगली बार प्रीलिम्स में 1.3 मार्क्स से रह गया था। तो मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का कि यूपी PCS भी मुझे दे देना चाहिए। तो 2024 में मैंने इसका दिया। और अभी क्या कारण है कि अब UPSC और यूपी PSC में IIT वाले ज़्यादा आगे आते हैं? यही बताइए, क्योंकि सबसे बड़ा तो प्रश्न चिन्ह सब खड़ा करते हैं कि IAS PCS तो वही बन रहे हैं जो IIT वाले हैं, मेडिकल वाले हैं। देखिए, इसमें कुछ बहुत सरप्राइज होने जैसी बात नहीं है। जो संख्या में ज़्यादा है वही आएंगे भी। तो जो बीटेक ग्रेजुएट्स हैं इस समय, वो संख्या में जाहिर सी बात है ज़्यादा है, वो पेपर भी ज़्यादा लोग दे रहे हैं, तो वो आ भी रहे हैं। हाँ, जहाँ तक ये बात है कि कहीं ना कहीं आपको NIT IIT जो ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स होते हैं, IIM हो गए, उस तरीके का वातावरण देते हैं, इन्वायरमेंट देते हैं जहाँ पे आपका एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाता है। पढ़ते भी तो अच्छे से। हाँ, मतलब ये रहता है कि एक तरीके से एग्ज़ाम का जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं वो व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है, पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि वहाँ भी प्लेसमेंट्स होते हैं, वहाँ भी CSAT के जैसे क्वांट हो गया, LR हो गया, कॉम्प्रहेंशन हो गया, इसके टेस्ट हम लोग वहीं से देते रहते हैं। एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने की आदत भी रहती है। जैसे UPSC में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, तो कि उनका सबका बहुत क्लियर हो जाता है, आर्ट्स वाले बच्चों का नहीं क्लियर होता, तो आप लोग उसी प्रोसेस में स्टार्टिंग से ही रहते हैं। CSAT की कभी समस्या आई नहीं। 2023 के UPSC का CSAT बहुत ही कठिन था अपने आप में, तो वो निकल गया था 95 मार्क्स के आसपास से। 2024 में 130 नंबर थे, तो CSAT की कभी समस्या आई नहीं। तो शायद इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड है उसका इसमें योगदान है। तो अच्छा, अब ये बताइए कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से सीधे आर्ट्स वाले पे स्विच कर गए, तो आपने कोचिंग किया था कि बिना कोचिंग की तैयारी करना स्टार्ट किया? देखिए, कोचिंग का जो जैसे हम लोग जब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी जब हम लोग कोई भी असाइनमेंट कर रहे हैं तो इंटरनेट का बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे। तो कहीं ना कहीं वो आदत पड़ी हुई थी, लगी हुई थी वो आदत। दूसरी चीज़ है कि फ्री सोर्सेज जो है, फ्री रिसोर्सेज, उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करता था मैं। अब फ्री रिसोर्सेज के लिए आप टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, आप कहीं भी जाइए वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बस इतना ध्यान रखता था कि जो कुछ भी फ्री में अच्छा मिल रहा है तो उसको बेकार समझ करके मतलब वेस्ट ना करूँ कि ये फ्री का मिल गया या ये चीज़ मिल गई तो ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ। अगर उसमें से कुछ अच्छा रहा तो टिक करके अच्छे से बैठ करके पढ़ता था, तो उसका अच्छे से उपयोग करता था। तो कोचिंग तो मैंने मतलब ऐसे कहीं जा करके कहीं कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन इंटरनेट से मुझे जितना सहयोग मिल पाया, मैं जितने एस्पिरेंट्स हैं उनको भी ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप इंटरनेट का भरपूर उपयोग करें, टेलीग्राम का भरपूर उपयोग करें, और वहाँ से जो भी जिस भी तरीके का मटेरियल आपको मिल पाए उसको लीजिए, उससे पढ़ाई करिए, और उसको ये मान के चलिए कि इसके लिए आपने पैसा भरा है। तो अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इतना डाइवर्सिटी मिल जाएगा कंटेंट का, और बेहतरीन और अच्छा कंटेंट मिल जाता है। तो शायद वही विवेक था मेरा जो मेरे लिए काम किया। इससे पैसे भी बचते हैं, समय भी बचता है। जैसे मैं कभी दिल्ली नहीं गया, मैं आज तक अपने जीवन में दिल्ली में मुश्किल से शायद 1 हफ्ते का समय मेरा बीता होगा। तो सब पढ़ाई कहाँ से किया आपने? मैं कभी प्रयागराज भी नहीं आया। मैं पिछले साल सितंबर में प्रयागराज आया हूँ, वो भी मेंटर के तौर पे मैं काम करने के लिए आए थे यहाँ। अच्छा, अभिषेक सिंह जी, आप मिश्रा जी, आप PW में मेंटोर हैं क्या? हाँ, मैं वहाँ पे मेंटोर था। आपकी जो रैली निकली थी जब आपका जो है निकाल दिया गया। अच्छा, अभी मुझे ध्यान आया, अभी तो मैं आपको ढूंढ रहा था बहुत दिन से। किसी ने मुझे बोला कि PW में आप जाइए, वहाँ नंबर लीजिए, उनका इंटरव्यू करिए। रैली निकली थी, बच्चे आपके पीछे पूरा, मतलब आपका भौकाल है प्रयागराज में। थोड़ा बन गया है पिछले कुछ समय से थोड़ा बन गया है। प्रयागराज के बच्चे बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं,
एक्सेप्टेंस बहुत है, दिल के खुले, मतलब खुले हुए बच्चे हैं। और अच्छा, ये राज तो अभी मैंने आपने हमको बताया, मतलब अब मैं आपसे पिछले 10 घंटे से आपके साथ हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं था आप वही अभिषेक मिश्रा जी हैं। वही तो आप प्रयागराज आए मेंटोर के रूप में, और आज आपका सिलेक्शन भी हो गया यहाँ हाँ, ये धरती मेरे लिए, ये जो प्रयागराज की धरती है, ये Lucky मेरे लिए, हाँ लकी एक तरीके से मान के चलूँगा। गंगा जी को मैं अपनी माता के जैसा ही समझता हूँ, तो संगम पे जाकर के मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो कहीं ना कहीं इस जगह ने मुझे शेप किया है अच्छे से, 7 महीने ही सही, बट मुझे बनाया, मतलब मेरे व्यक्तित्व को जैसे निखारा अब है। यहाँ से सवाल खड़ा होता है कि आप सीधे एनआईटी वाले बैकग्राउंड से सीधे आके आप आर्ट्स की तैयारी कैसे करना, बेस कैसे मजबूत किए। आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है समझने में, तो टाइम भी लगा होगा उसमें, तो आप कैसे पूरी तैयारी करते हैं। आप मेंटोर भी एक हैं, तो आप पूरी एक अपनी होल जर्नी बताइए। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए कि अगर हम बहुत सारी जो ऊपर की परतें हैं उनको हटाते चलें, तो जो एकदम सतही परत होता है, वो एक, मतलब किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या चीज़ चाहिए, वो है एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा छात्र होना। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हो, अगर आपने एक अच्छे छात्र के जो गुण होते हैं वो है, तो कहीं ना कहीं आप कोई भी परीक्षा रहेगी उसमें आप अच्छा कर लोगे। जैसे मैंने जेई का एग्जाम था, तो वहाँ भी मैंने ठीक किया, तभी एनआईटी नागपुर में एडमिशन मिला मुझे। उसके बाद फिर कॉलेज का प्लेसमेंट था, वहाँ भी अच्छा किया, सीजीपीए भी अच्छा था। तो कहीं ना कहीं वो जो एक कुछ जो होता नहीं कि हमारे बचपन में जो संस्कार हमको मिल जाते हैं, जिस तरीके से हमारी परवरिश होती है, तो वो चीज़ें टिकी रह गई। तो मुझे लगता है कि चाहे आप टेक्निकल बैकग्राउंड से फिर आर्ट में शिफ्ट हो, कहीं पे भी जाओ, अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप जो पैटर्न है उसको ऑब्जर्व करने की क्षमता है, अगर आप डेडिकेटेड हो, कंसिस्टेंट हो, और कहीं ना कहीं अपने विश्वास को एक जगह टिका करके रखा है, लंबे समय के संघर्ष के लिए तैयार हो, तो कोई भी परीक्षा मुश्किल नहीं है, कोई भी स्ट्रीम मुश्किल नहीं है उस समय। अच्छा, तो मतलब प्रीलिम्स 2026 की पूरी तैयारी बताइए। अब आपसे सिर्फ प्रीलिम्स पे ही पूछेंगे हम। हाँ, प्रीलिम्स तो मतलब क्योंकि 2023 का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स था उसमें काफ़ी कठिन पेपर था वो, तो 77 नंबर के आसपास से कट ऑफ था, 97 नंबर मेरे आए थे, 30 नंबर ऊपर था कट अरे ऑफ वाह। से। तो मुझे लगता है कि, और दूसरी चीज़ है कि जैसे जो थोड़ा तैयारी का तरीका भी है वो अनऑर्थोडॉक्स है। जैसे जो बाकी के जो मेन स्ट्रीम के जो किताबें आती हैं जिनसे पढ़ा जाता है, वो मैंने यूज़ नहीं किया है उन सब चीज़ों को। अब मैंने किया क्या, बेसिकली मैंने PYQs का बहुत अच्छे से एनालिसिस किया। एनालिसिस करने का मतलब सिर्फ उसका जो आंसर होता था वो नहीं देखता था, ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है, इसके कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस का रिपीटेशन कब हुआ है। अब 10 साल के 15 साल के पेपर में अगर ये काम आपने कर लिया है, तो मैं किसी भी जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने 15-20 साल का पेपर एक बार कर लिया, इस तरीके से PYQ एनालिसिस 3 बार 4 बार 5 बार कर लिया, तो आप अगली बार पेपर देने जाएंगे तो आपको 20 सवाल तो कम से कम ऐसे मिल जाएंगे जो ऑन स्पॉट आप सही करके आओगे। ऑन द स्पॉट 20 कम से कम आपको मिनिमम ऐसे मिल ही मिलेंगे। जाएंगे। मतलब अगर मैं PYQs की बात करूं तो कोई ऐसी नदी का नाम नहीं होगा जो यूपीएससी और पीसीएस की PYQ में नहीं पूछा गया होगा। कौन सी नई नदी ला करके वो पूछ लेंगे परीक्षा के अंदर, संभव ही नहीं है वो। कौन सा रेगिस्तान वो नया ला करके पूछ लेंगे, कौन सा नया पहाड़ ला करके पूछ लेंगे, वो उसमें संभावना ही नहीं है। या जैसे यूपीएससी में इकोनॉमिक्स का सवाल होता है, अब उसमें मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, कौन सा नया इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा जो आ जाएगा। आज इजराइल का और ईरान का जो युद्ध चल रहा है या हमास का जो इशू है, आज का नहीं, वो 7 अक्टूबर 2023 का है। यूक्रेन का जो चल रहा है पिछले 4-5 साल से चल रहा है, सूडान का जो चल रहा है वो पिछले 15 साल से चल रहा है। तो नया क्या है, नया आपके लिए कुछ बचता नहीं है अगर आपने PYQ का एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है। और ये आप ही कर सकते हैं, ये आपका अपने लिए जो कर्तव्य है इस पूरे परीक्षा में, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप PYQ का एनालिसिस अच्छे से करें। हो सके किसी मेंटर की हेल्प ले, हो सके तो इंटरनेट की हेल्प ले, चाहे जैसे करें, लेकिन समय दें। जैसे वो कहा जाता है कि अगर हमको कोई पेड़ काटना हो तो जो भी हमारे पास जो भी हथियार है, जो कुछ भी है, उसको पहले शार्पन करना पड़ता है। वी हैव टू फर्स्ट शार्पन इट फर्स्ट 6 आवर्स, फिर 1 घंटे में आप उस पेड़ को अच्छे से काट पाएंगे। तो वही काम इसमें करना है, प्रीलिम्स में PYQ एनालिसिस बहुत बढ़िया से करना है। भैया इसको चार्ज में लगा दीजिए, पावर बैंक, क्योंकि चार्ज नहीं है तो अभी और लोगों का लेना है, उसमें लगा दीजिए C टाइप वाला। इससे स्टार्ट करें यहीं से। तो PYQ तो बता दिया आपने, और क्या बताएंगे प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स में घटना चक्र PYQ कभी है। नहीं पढ़ा है, का बताया जाए एकदम तगड़े से। हाँ, ठीक है, मतलब ठीक PYQ मतलब प्रीलिम्स के लिए और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ये पूछूंगा। आप मतलब जैसे मतलब प्रीलिम्स के लिए और क्या करें वो सब बताइएगा, हर एक एक्सपेक्ट को। हाँ, एक एक विषय के बारे में बताइएगा, है ना। ठीक है, कि ये यहाँ से इतना कवर करें, यहाँ से ये कवर कर लेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स की मैंने स्ट्रेटेजी बोली, तो आप PYQs का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कभी घटना उटना चक्र आपने लगाया है? घटना चक्र तो इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी किताब है वो कि मुझे देखते मेरी सांस फूल जाती थी इसको, कि इसको पढ़ूंगा कैसे मैं।
घटना चक्र से ज़्यादा अच्छी मुझे हमेशा लूसेंट लगती थी, कि छोटी पतली सी किताब है, शॉर्ट नोट जैसा है, अब पढ़ लो देखिए इसको, बड़ा यहाँ से आसान होता है। घटना चक्र आपने कभी नहीं सॉल्व किया क्या? घटना चक्र एक मानसिक दबाव था मेरे लिए। अरे मैं आपको बड़ा बहुत बयान ही- है भैया, बड़ा बयान। मतलब सही बता रहा हूँ मैं ये चीज़, क्योंकि वो किताब का आप कभी देखिए उस किताब को, हाँ, भाई उसका काफी वजन मोटी है। इतना ज़्यादा है कि एक एस्पिरेंट देखते ही उसको लगेगा कि ये 1 महीने में कवर होगी, 2 महीने में, 3 महीने में, और संभव ही नहीं है। मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है कि उतनी मोटी किताब को 3-4 बार कवर कर पाना, तो भी इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ में, मतलब हम एक खाना भी दोबारा नहीं खाते तो इतनी मोटी किताब बैठ करके पढ़ना मेरे लिए मतलब बहुत मुश्किल तो काम था। आपने क्या किया? बस वही बताइए, घटना चक्र जो तो सब बताते हैं वो तो सब बताते ही हैं, आप तो अलग बता रहे हैं अब। एक काम जो बहुत बढ़िया से मतलब मैं करने की कोशिश करता था, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला काम है। जैसे मैं देखता था कि फंडामेंटल राइट, अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ, एक सब्जेक्ट की आपको बात बताता हूँ, जैसे अगर पॉलिटी की बात करूँ, तो मैंने देख लिया पेपर में, भाई फंडामेंटल राइट पूछा है इन्होंने, फंडामेंटल ड्यूटी पूछा है, और डीपीएसपी पूछा है, ये 3 चीज़ें ये पूछते हैं। फिर मैं देखता था कि अच्छा ये 3 तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, तो फंडामेंटल राइट मुझे बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ मतलब उसके ऊपर लिमिटेशंस लगाई गई हैं वो पता होना चाहिए। दूसरा मैं देखता था कि जैसे कुछ हो गई चीज़ें जो हम जैसे बोलते नहीं अंडरडॉग, कि कोई रेस में दौड़ रहा है, वो पीछे है, लेकिन हो सकता है कि शायद रेस खत्म होते होते सबसे आगे चला जाए। तो ऐसे कई टॉपिक्स होते हैं एग्जाम में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। हो सकता है कि कोई ऐसी बॉडी हो जो आप नहीं पढ़ रहे हो, या जिसको आपको देख के लग रहा हो कि इसका महत्व कम है, लेकिन अगर आपने अच्छे से पीवाईक्यू देख रखा है तो आप समझ जाओगे कि नहीं, इसका महत्व अच्छा खासा है। तो पॉलिटी में मैंने अपना जो भी लक्ष्मीकांत हो गया, इंटरनेट से और जो भी यूट्यूब से, मैं क्या करता था बेसिकली, जैसे घटना चक्र नहीं पढ़ा मैंने, तो उस चीज को मैंने कैसे किन चीजों से रिप्लेस किया। अगर मैंने आर्टिकल 17 किसी किताब से पढ़ लिया, तो मैं उसके ऊपर एक यूट्यूब का वीडियो देख लेता था। फिर मैंने किसी के छोटा बहुत कोई शॉर्ट देख लिया उठा करके। बेसिकली क्या करता था कि अपने इर्द गिर्द एक इन्वायरमेंट, एक माहौल बना लेता था पढ़ाई का, कि जब भी मेरे आसपास चले तो पढ़ाई से जुड़ी हुई चीजें ही चले। अब जैसे दूसरे सब्जेक्ट लीजिए, ज्योग्राफी की बात हो गई, तो ज्योग्राफी में क्या होता है कि जैसे जो नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, तो इनके नेमोनिक्स आते हैं बहुत ढेर सारे। जैसे एक नेमोनिक, एक बहुत, आप कोई भी डाल देगा इंटरनेट पे कि ये गोदावरी है, कावेरी है, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तो एक भैया थे उन्होंने बता दिया पीपीआई। तो पीपीआई के 2 फुल फॉर्म बनते हैं, परचेजिंग, ये क्या बोलते हैं, एक बनता है अपना क्या होता है, एक उन्होंने जो मुझे याद आ रहा है अभी, अब देखिए यही चीज होता है कि जो स्वाभाविक चीजें होती है वो जल्दी याद आ जाती है। एक उसमें है पौवा पर पर्सन, पौवा पर पर्सन। हाँ पीपीपी, सॉरी पीपीआई नहीं है, पीपीपी है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी है एक, और एक पौवा पर पर्सन, ये इंटरनेट पे पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। तो उसमें था कि पेनगंगा है, उसके बाद फिर 2 और नदियां हैं उसके साथ में, पी से ही उनका नाम पड़ता है। तो अब ये एक निमोनिक्स हो गया। तो इस तरीके से जो मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको लगेगा ट्रिक कि से याद कर पाएंगे वो। जैसे ऐसे लगेगा आपको ये तो बड़ी खराब सी ट्रिक है, बहुत बेकार सी चीज है, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम के अंदर वही चीज काम कर जाए। तो वो चीजें होती हैं कि कौन सी चीजें कितनी इंटरेस्टिंग है। पॉलिटी आपने बता दिया, ज्योग्राफी मैंने बता दिया। हिस्ट्री का क्या होता है कि हिस्ट्री एक कहानी के जैसा है, कि अगर हिस्ट्री में आप बेसिकली ये देखेंगे कि जैसे मान लीजिए अकबर का शासनकाल है, तो अकबर को और बाकी के मुगल शासकों को अगर हम तुलना करें तो ये दिखने में आएगा कि जो अकबर ने किया है, अकबर थोड़ा सा ज़्यादा सहिष्णुता था। तो मुझे हमेशा लगता था कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ रखा है जहाँ पे सहिष्णुता की बात कर रखी होगी तो उसका आंसर अकबर हो सकता है। अगर हम देखें कि जितने भी मौर्य शासन के जो भी राजा उस समय राजा महाराजा थे, तो उसमें अशोक है, तो अशोक के ऊपर प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना है, उत्तर में भी अशोक की ज्यादा संभावना है। उसी तरीके से कृष्णदेव राय भी हो गए, और जैसे मान लीजिए कोई 18 समुद्रगुप्त हो गए, तो इनकी संभावना ज्यादा है। मुझे ये पता है कि अब जैसे कि एक आया था प्रश्न कि मत्त विलास प्रश्नम किसने लिखा है। अब जैसे मैं जो भी छात्र हैं उनको बताना चाहूंगा कि जैसे हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में आपको चीज़ों को याद कर पाना, रट पाना बहुत मुश्किल है। तो प्रसार भारती का एक सीरियल आता है, शो आता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, अपने जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसी पे आधारित है वो पूरा का पूरा। तो मैंने उस पूरे शो को देख डाला, 57-58 एपिसोड है, उसको देख डाला। तो उसमें वैदिक काल से ले करके जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तक का पूरा इतिहास दिया गया है वो। अब एग्जाम में गया तो उसमें एक प्रश्न आया था, मत्त विलास प्रश्नम किसने लिखा है, और वो प्रश्न का उत्तर मैं किसी किताब से पढ़ के जाता तो मुझे नहीं आता, लेकिन उसमें पता था कि महेंद्र वर्मन ने इसको लिखा है। तो ये चीजें हैं जो आप क्रिएटिविटी लेकर के आते हो अपनी तैयारी में, मतलब वो आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा, वो आपको, वो एक सीकर हो आप इस पूरी तैयारी में, कि दूसरों के बनाए गए रास्ते पे भी आप चल सकते हो, उनसे सीखना भी चाहिए।
मैं उसके लिए मना नहीं करता हूँ, लेकिन आपकी अपनी मौलिकता भी इस पूरी जर्नी में आनी ही चाहिए। तो वो मौलिकता मुझे लगता है कि वो इन्हीं सारी चीज़ों से आती है। जैसे इन्वायरमेंट की पढ़ाई, अब इन्वायरमेंट में जनरली लोग होता है कि मान लीजिए किसी किताब से पढ़ें आप, बिल्कुल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे शंकर IAS हो गया, PMF की किताबें आती हैं, आपको जो पसंद हो वो पढ़िए, लेकिन साथ ही साथ में क्या आपको इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट है या नहीं। अब जैसे मैं अपने छत पे खड़ा हो गया, अब छत के आसपास जितनी भी चिड़िया आती थी उनके नाम मुझे पता होते थे, जैसे बी ईटर आ गई, अब जैसे जिसको हम लोग टिटेरी बोलते हैं उसको रेड वेटेड लैपविंग बोल देते हैं। अब इंडियन ग्रे हॉर्नबिल वो आती थी चिड़िया, उसके बाद फिर सनबर्ड आ जाती थी। तो मैं जैसे छत पे खड़ा हुआ तो मैंने 8-10 चिड़ियों को देख लिया और उनके नाम मैंने सर्च कर लेता था कि ये कौन सी टाइप ऑफ पिजन है। कैसे सर्च करते थे, फोटो खींच के क्या? मैं छत पे खड़ा हूँ, मुझे कुछ समय अपना बिताना सुबह जा करके, अब मैं देख रहा हूँ कि कोई हरे कलर की चिड़िया बैठी हुई है, और वो हरे कलर की चिड़िया तोता तो नहीं है, ठीक है, मुझे पता। फिर मैं देखता था कि भाई कोई उसकी फोटो खींच लिया, या फिर उसके कुछ फीचर्स नोट कर लिए कि इसकी चोंच इतनी लंबी थी या इस तरीके से उड़ रही थी, मैं डाल देता था इंटरनेट पे, बता देता था कि ये बी ईटर है। अच्छा, तो ये जो तरीके थे, ये मुझे लगता, अब ये मैंने क्या किया था कि जब PCS के मेंस में क्वेश्चन आया था तो मैंने उत्तर में भी ये लिखा था। जैसे मैं एक बार अपनी दीदी के साथ आ रहा था और रास्ते मुझे एक खरगोश दिख गया, वो खरगोश जंगली खरगोश था, तो उसको वाइल्ड इंडियन हेयर बोलते हैं। तो उसी उत्तर प्रदेश के आसपास के जंगलों में या फिर ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे कम मतलब थोड़ा सा घनी आबादी नहीं है या फिर जंगल का क्षेत्र ज़्यादा है। तो ये क्रिएटिविटी जो मैं बच्चों से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप क्यूरियस रहोगे थोड़ा सा, कि अगर आप अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीख जाओगे तो ये तैयारी, ये प्रिपरेशन आपके लिए बहुत सरल बन जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये मुझे लगता है कि लूसेंट आपने पढ़ा? लूसेंट मैंने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा लूसेंट से? लूसेंट में जैसे अब साइंस है, तो मुझे ये पता है कि UPSC का साइंस और PCS का साइंस अंतर है दोनों में। UPSC के साइंस मुझे लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो गया, फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गया, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इनके बारे में कुछ जानकारी मुझे चाहिए, ठीक। और मुझे पता है कि UP PCS में ये चीज़ें नहीं पूछने वाले, तो UP PCS में क्या पूछ सकते हैं, कॉन्केव लेंस पूछ सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस पूछ सकते हैं, फिर ये क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पूछ सकते हैं। तो मुझे पता है PYQ से कि ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, तो मैं जाता था, देखता था लूसेंट के अंदर कि यही इतनी चीज़ें हैं, यही मुझे पढ़ करके जाना है। तो लूसेंट से मैंने पूरा साइंस अपना वहाँ से पढ़ लिया। और क्या कवर किया लूसेंट से? जैसे इंडस वैली है, अब इंडस वैली में हमको पता है कि कोई साइट है, उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ पूछ सकते हैं, तो उठा करके आपको इंडस उसमें लूसेंट में टेबल दे रखी है, उठा करके आप उसको रट लीजिए, पढ़ लीजिए, 4-5 बार 6 बार रिवाइज कर लीजिए आप उसको अच्छे से। इकोनॉमिक्स मुझे पता ही था कि जितनी इकोनॉमिक्स UPSC में पूछता है उतना PCS में पूछता नहीं है। तो क्या पूछता है, कोई बैंक हो गया, उसका स्थापना का कौन सा वर्ष है, सब लूसेंट में दिया ही है, कितने तरीके की पॉवर्टी है, लूसेंट में दिया ही गया है ये। तो मुझे लगता है कि जितना आप अपनी तैयारी को एक जैसे होता ना कि एकदम सेंटर्ड तरीके से, और भरोसा होना चाहिए, जो मतलब जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि अगर आप जो कर रहे हैं उस पर आपको विश्वास नहीं है तो आप हर समय कुछ ना कुछ नया नया ढूंढते रहेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे लूसेंट और कह रहे क्विक बुक पढ़ के उनका हो जाता है प्रीलिम्स, ऐसा होता है क्या? अब वो जैसे होता है कि हम जीवन में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जिस दिन हम तैयारी चालू करते हैं और जिस दिन हमारा रिजल्ट आता है उसके बीच में हम बहुत सारी चीज़ें कर चुके होते हैं। कुछ लोगों को वो अंतिम वाला याद रह जाता है कि शायद इसके वजह से हो गया, लेकिन जरूरी नहीं कि शायद उसी की वजह से हुआ है। आपकी जितनी क्यूमुलेटिव है, जितना आपने पहले कर रखा है, वो सब आकर के एक जगह इकट्ठा हो जाता है और फिर वो आपको परिणाम के रूप में दिखने लगता है। तो मेरा मानना क्या, लूसेंट शॉर्ट नोट्स के जैसा है, क्विक रिवीजन शॉर्ट नोट्स के जैसा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या चीज़ें प्रीलिम्स के लिए करें? अगर आप होते यहाँ पे, दिसंबर में प्रीलिम्स है, आप क्या करते हैं? अगर मान लीजिए दिसंबर में प्रीलिम्स है, तो पहली बात तो मुझे पता है कि मेरा सिलेक्शन होना है मेंस से। जो अंतिम रिजल्ट आएगा उसमें मेरा नाम मेंस के थ्रू आने वाला है। तो जो अभी का समय है वो मैं मेंस में लगाता हूँ। मेंस में भी जैसे कि और भी बाकी के भी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट उन्होंने बताया कि भाई आप यूपी स्पेशल का पेपर आप उसको अच्छे से पढ़ लो, जो 2-3 महीने का समय है उसको आप दे दो यूपी स्पेशल के पेपर में। बाकी का जब आप प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले पहुंच जाओगा तो उसके पहले से ही जैसे होता है ना कि जो फनल होता है, तो फनल में क्या होता है कि ऊपर की जो अभी के महीने उसमें आप मेंस की तैयारी करो, धीरे 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 कम करते हुए मेंस को आप प्रीलिम्स वाला तैयारी स्विच कर दो, मेंस को कम कर दो, प्रीलिम्स बढ़ा दो आप। तो प्रीलिम्स में पहले आप PYQ देखना चालू कर दो और भरोसा रखो कि एग्जामिनर जो है वो उन्हीं में से कहीं ना कहीं सवाल पूछेंगे। आपको मार्केट से मतलब मार्केट से आप थोड़ा बहुत सहयोग अपने लिए सहयोग ले सकते हो, इस तैयारी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन मार्केट आपका मार्गदर्शक नहीं बन सकता है। सही बात है। वो आप खुद ही बनोगे, वो आपके PYQs ही बनेंगे। तो आप PYQs को देखो, भरोसा करना सीखो कि अगली बार भी पेपर इसी के हिसाब से आएगा, इन्हीं जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन पे अपनी तैयारी को आधारित करो। लूसेंट हो गया, आप लूसेंट को पढ़ना चालू कर दो
पीसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, आप रटो उसको बैठ करके अच्छे से। रट लेंगे बच्चे, रटते हैं, आप रटे हैं। कुछ कुछ जगहों पे आपको रटना ही पड़ेगा, जैसे जो तराई का युद्ध है आपको रटना ही पड़ेगा। मतलब जो 1191 है, 1192, वो आपको ये याद ही करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कोई दूसरा चारा ही नहीं है। दूसरी चीज होती है कि आपको अपने जो लॉजिकल थिंकिंग है उसका प्रयोग आप करना चालू करो। जो एलिमिनेशन होता है उस पर आप ध्यान दो। एलिमिनेट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 में से आप ढूंढ लो कि कौन से 2 ऑप्शन है जिनकी संभावना ज़्यादा है। ये काम मैं बहुत ज़्यादा करता था कि मैंने एग्जामिनर इतने क्वेश्चंस देख लिए थे कि मुझे एक पैटर्न समझ में आने लगा था कि भाई ये इसकी संभावना ज़्यादा है कि ये उत्तर हो सकता है। मुझे नहीं पता कि ये उत्तर होगा या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक गट फीलिंग आ रही है कि ये उत्तर होगा, इसकी सबसे ज़्यादा संभावना उत्तर होने की। तो उसी तरीके अब ये एलिमिनेशन वाले भी ऐसे होते हैं, 20-25 क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा आपको मिलेंगे एलिमिनेशन के। यूपीएससी में जैसे होता है सम, ऐसे सम करके कोई स्टेटमेंट दे रखा है, ओनली करके स्टेटमेंट दे रखा है, ऑल करके दे रखा है। तो जनरली ऐसे प्रश्न जो होते हैं उनका एक या तो नहीं होगा उत्तर वो, या तो होने के ज़्यादा चांसेस हो उसमें। पीसीएस में भी ये तरीका ये फॉलो करने लगे। अब अभी जगह 2025 का जो पेपर है, जो नहीं इस बार मैंने मेंस नहीं दिया, लेकिन अगर आप जैसे 2025 वाला जो प्री का पेपर है अगर आप उसको उठा करके देखेंगे तो उन्होंने वो भी अब धीरे धीरे पैटर्न अपना चेंज कर रहे हैं। अब वो एलिमिनेशन की तरफ जा रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि आप सोचो वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पूछ रहे हैं। हाँ, कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ रहे हैं थोड़े से, वो कॉन्सेप्चुअल पूछ रहे हैं, एलिमिनेशन पूछ रहे हैं। तो जो आपको अपने अंदर की क्रिएटिविटी है उसको किसी न किसी तरीके से इसमें उपयोग करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करें प्रीलिम्स के लिए? करंट अफेयर्स में 3 चीज़ें होती हैं मुख्यतः। एक होता है कि जैसे कोई करंट अफेयर्स जैसे टेररिज्म है, आतंकवाद है, ये एक इशू है, एक बड़ी समस्या है अपने आप में। अब इस समस्या पे कुछ घटनाएं होती रहती हैं, गाय बगाए कुछ ना कुछ घटना होती रहती है। अब जैसे इजराइल का और ईरान का जो है वो आज का नहीं है, जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ है तब से ये सारी समस्या चली जा रही है। लेकिन आज वो करंट अफेयर्स में बना हुआ है, तो क्या करंट अफेयर्स में बना हुआ है? कोई साइट है, जो ईरान की कोई साइट है जिस पे बॉम्बिंग कर दी गई है, वो प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ईरान और इजराइल आज ही के हैं, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। पहले से चला तो मेरी न्यूज़पेपर की जो आदत है वो क्लास 8-9 से ही है। अच्छा, न्यूज़पेपर आप पढ़ते थे? हाँ, मैं मतलब उसी टाइम से मेरी आदत थी कि मुझे इंटरेस्ट ही था न्यूज़पेपर पढ़ने में, तो मैं उस टाइम से पढ़ता था। द हिंदू वगैरह तो बाद में शिफ्ट किया, उस समय जो भी पापा घर पे न्यूज़पेपर मंगा दिए वो मैं पढ़ लेता था, उसकी कटिंग्स भी काट लेता था मैं। 2011 का वर्ल्ड कप भी मुझे याद है, जिसमें सहवाग जो था लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गया था और उसके 31 रन पे 2 विकेट सचिन, हो गया था। वो हो गया था। कोहली और गौतम गंभीर की 57 रन की साझेदारी हुई थी। हाँ, तो वो मैंने उसकी पेपर की कटिंग काटी हुई है, मेरे पास ऐसे डायरी बनी हुई है, तो मैंने काट के चिपकाया उसके ऊपर कि ये घटनाएं थी। तो वहीं से मैं ये चीज़ें फॉलो करता था। तो मेरा करंट अफेयर्स जो मुख्यतः आधारित है, एक तो इंटरेस्ट है, कभी खाली बैठ गया तो जैसे प्रिंट है, द प्रिंट करके एक चैनल है शेखर गुप्ता जी का, उसमें बहुत बढ़िया वो कट द क्लटर करके उनका एक शो आता है, उसमें बहुत बढ़िया वो एनालिसिस करके बताते हैं। क्या आता है? कट द क्लटर। कट द क्लटर किसका है? शेखर गुप्ता जी का। शेखर गुप्ता जी का है चैनल यूट्यूब पर। हाँ, द प्रिंट है उनका। द प्रिंट। तो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं वो, इंडिया टुडे वगैरह से एसोसिएटेड रहे हैं, तब तो उनको बहुत साल हो गए जर्नलिज्म में, तो वो मैं देख लेता था। ठीक है। और वो देखता था तो बढ़िया एनालिसिस करके दे रहे हैं, उससे प्रीलिम्स मेंस दोनों में हेल्प हो जाता था। तो फिर से मैं वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप घटना क्या है, घटना के साथ कौन एसोसिएटेड है, किस तरीके से, और अपनी तैयारी को एक ऑर्गेनिक तैयारी बनाइए। भैया आप तो एकदम अलग से स्ट्रैटेजी, मतलब ये सबसे अलग स्ट्रैटेजी बता रहे हैं भाई। जितने लोगों का इंटरव्यू लिया हूँ, कोई घटना चक्र बताता है, कोई 3 मैगजीन पढ़ लो वो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कैसा प्रोसेस इन्होंने फॉलो किया है। ये खुद का इवेल्युएशन खुद किए हैं, खुद की जर्नी जो है खुद तय की है इन्होंने। ये मुझे लगता है कि जितनी आपकी तैयारी मौलिक होगी, जितनी ऑर्गेनिक तैयारी होगी, उतनी ही आपकी तैयारी होगी वो, और आपको अपने आप को ही तैयार करना इस प्रिपरेशन के लिए। तो मेरा जो अपने लिए प्रयास रहता था कि वो यही है कि अगर मैं मतलब यूपीएससी या पीसीएस या सिविल सर्विसेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपके लिए एग्जाम है, वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं जितने समय आप तैयारी कर रहे हैं वही आपका जीवन बन जाना चाहिए। तो जैसे मैं खाना भी अगर जैसे गए चिप्स लेकर के आया मैं, तो चिप्स के पहले पीछे देख लेता था कि कौन से तरीके का फैट है ये, तो मैं उस तैयारी को जी रहा था बेसिकली। रास्ते में चलते हुए मुझे गरीबी दिख जाती थी, तो जैसे फुटपाथ पे लोग लेटे हुए हैं, तो होमलेसनेस की समस्या है, वो गांव में सफाई की कुछ समस्या है, तो मुझे दिख जाता था कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत में और काम करने की ज़रूरत है। तो जितने साल मैंने 3-3.5 साल इस तैयारी में बिताया, तो इस तैयारी को मैंने जिया है एक तरीके से, और उसी का परिणाम है कि आज हो गया। चलिए, ओवरऑल मतलब आपने प्रीलिम्स के लिए बहुत शानदार सटीक स्ट्रैटेजी बताई मिश्रा जी। अभी तो आप प्रयागराज ही रहेंगे? हाँ, अभी मतलब मुझे जाना है लखनऊ, कल मैं निकल जाऊँगा, कल शाम में।
तो फिर आएंगे वापस प्रयागराज? अगर कुछ रहा ऐसा तो फिर आऊँगा। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इनका इंटरव्यू तो हम पोस्ट कर देंगे, इस पे जो भी आपके कमेंट हैं वो कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालों को पूछिएगा। मिश्रा जी से लगातार हम संपर्क में रहेंगे और इसके बाद इनका एक पूरा प्रॉपर इंटरव्यू हम करेंगे, क्योंकि आपके मेंटोर भी आपके प्रयागराज के बहुत सारे बच्चे इनको जानते होंगे। ताबड़तोड़ कमेंट करिए, बधाइयाँ दीजिए, सवालों को पूछिए। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने सवालों, अपने डाउट्स को पूछना, और ये सारे डाउट को एक नए सिरे से कवर करेंगे, मतलब नए तरीके से। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत धन्यवाद भैया, आपका बहुत टाइम बहुत दिया बहुत आपने। धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द Thank you so बेस्ट। much.